ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग फिटर थ्योरी की जो हमारी सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही थी उसका जो है पार्ट 15 हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा उनका जो पीडीएफ है उसको आप इस वेबसाइट पर जाकर के www.globalit.org इस पर जाकर के बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस ऑनलाइन टेस्ट भी यहाँ पर दे सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस बार जो हम लोगों ने पीडीएफ तैयार किया हुआ है आपकी सुविधा के लिए, इस बार हम लोगों ने क्या किया है कि जो क्वेश्चन है जस्ट उसके आंसर जो उसका आंसर है जस्ट उसके नीचे ही दे दिया है, जिससे कि आपको क्वेश्चन देखने के बाद, पहले क्या होता कि आंसर लास्ट में होता था तो नीचे को स्लाइड करो फिर आंसर देखो ऊपर, तो दिक्कत होता था फोन में देखने में। तो इसलिए हमने इस बार क्या किया कि जो आपके क्वेश्चन हैं उनके साथ ही हमने नीचे उसके जस्ट आंसर देने के कोशिश किया है, जिससे कि आपको सुविधा हो फोन में भी देखने में। तो इसके बाद आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। हालांकि मैं थोड़ा तो बता देता हूं कि आपको कैसे करना है। आप अपने फोन के ब्राउजर में नॉर्मली सर्च कर लीजिए ग्लोबल आईटीआई। ठीक है, ग्लोबल आईटीआई सर्च करेंगे तो सबसे पहले ही आपको मिल जाएगा, हिंदी में लिखा हो ग्लोबल आईटीआई 100% फ्री स्टडी, इस टाइप से लिखा हो। ठीक है, globalit.org वेबसाइट पर क्लिक कर लेना आप, फिर इस टाइप से टैब ओपन होगा और यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, होम, हमारे बारे में, नई अपडेट, आईटीआई कोर्स, ये सारे ऑप्शन अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हो तो फिर पहले दिखाई नहीं देगा। कैसे दिखाई देगा? तो आपको जो राइट साइड कॉर्नर में 3 लाइनें दिखाई दे रही होंगी वहां ऊपर, उन लाइनों पे क्लिक करना है अपने फोन में। जब क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। फिर आपको कहाँ क्लिक करना है? फिर आपको क्लिक करना है आईटीआई कोर्स वाले ऑप्शन पे। ठीक है, आईटीआई कोर्स पे क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे और उसमें लिखा होगा फिटर थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन। आप अदर भी देख सकते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी है, वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी है, उसको भी चेक कर सकते हैं आप। फिटर है तो फिर फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लीजिए तो थ्योरी वाला मिल जाएगा आपको। क्लिक करेंगे फिर नीचे को आपको स्लाइड करना है, यहाँ फिटर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकंड ईयर लिखा मिल जाएगा। फिटर सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए, क्लिक करेंगे फिर नया टैब आएगा, आप नीचे चले जाइए स्लाइड करते हुए और नीचे आपको मिल जाएगा यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह। देखिए यहाँ लिखा है ना सेकंड ईयर ऑनलाइन मॉक टेस्ट। बाकी नीचे आपको जो है पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएंगे, तो यहाँ स्लाइड करके एक बार आप चेक कर लेना। बाकी हम लोग चलेंगे आज की तरफ। जो आज हमारा क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत त्रिज्या गेज में। ठीक है, देखिए व्यक्तिगत थोड़ा इन्होंने क्या किया है कि हिंदी कन्वर्ट करते हैं ना, तो गूगल से तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। इंडिविजुअल इंग्लिश पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इंडिविजुअल का मतलब जो अलग होता है ना, कि एक होता है ग्रुप में और एक होता है इंडिविजुअल। जब आप कोई काम अकेले, स्वयं से अकेले कर रहे हो तो इंडिविजुअल, और ग्रुप में किया जा रहा है 4-5 लोग मिलकर के तो ग्रुप बोला जाता है। तो इंडिविजुअल का मतलब जो अकेले हो। ठीक है, तो यही कह रहा है कि इंडिविजुअल त्रिज्या गेज मतलब रेडियस गेज में आकार की सीमा क्या है। तो देखिए जो हमारा रेडियस गेज होता है, हमने गेज के बारे में पहले पढ़ा था, रेडियस गेज या फिलेट गेज भी कहते हैं उसको ना, रेडियस गेज को फिलेट गेज भी कहते हैं। और इसका यूज किस लिए होता है? तो मैंने बताया था, जैसा नाम है इसका रेडियस गेज, तो ये जॉब के रेडियस को चेक करता है। कौन से रेडियस को? तो बाह्य और आंतरिक दोनों रेडियस को चेक किया जाता है। किसकी मदद से? रेडियस गेज की मदद से। ठीक है, तो जो नॉर्मल रेडियस गेज आता है वो हमारा क्या होता है? वह 3 सेट में पाया जाता है। कितने सेट में पाया जाता है? 3 सेट में पाया जाता है। ठीक है, कितने सेट में? 3 सेट में। जो पहला सेट होता है हमारा वह 1 से 7 mm तक के साइज में होता है, 1 से 7 mm। दूसरा जो होता है हमारा वह 7.5 से 15 mm तक होता है। तीसरा जो होता है हमारा वह 15.5 से 25 mm तक के होता है। इस तरह यह 3 सेट में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? 1 से 7 mm मतलब वो कई सारी ब्लेड होंगी। रेडियस गेज या फ्लैट गेज, यह जो मैंने फिगर दिखा रखा है ना, यह इंडिविजुअल वाले का, अभी मैं बताऊंगा इंडिविजुअल क्या है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो नॉर्मल रेडियस गेज होता है हमारा, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा अभी मैं, नॉर्मल की बात कर रहा। तो 3 सेट में पाए जाते हैं इस तरह से। ठीक है, 1 से 7 mm, 7.5 से 15 और 15.5 से 25 mm। ठीक है, तो यह कैसे होगा? कई सारे ब्लेड होंगे, यह गुच्छा होगा और इसमें कई सारे में क्या होंगे? इस तरह से ब्लेड बने होते हैं जो हमारा उसको चेक करते हैं, किसको? रेडियस को। ठीक है, कुछ में इस टाइप से ऐसे ब्लेड होते हैं। तो यह होगा तो अंदर चला जाएगा, मतलब आंतरिक वाले को चेक करेगा, और इसी के साथ एक और हमारा इससे जुड़ा हुआ होगा। दूसरी साइड गुच्छे में क्या होगा? उसमें आगे का ऐसे बना होगा ताकि वो बाहरी रेडियस को चेक कर रहे। तो इस तरह से कई सारी ब्लेड होंगी। ठीक है, ऐसे। तो ये जो ब्लेड होती है हमारी, तो कई सारी ब्लेड एक साथ होती हैं, तो वह 1 से 7 एक सेट मिलेगा तो उसमें जो ब्लेड होंगी वो कितना माप ले पाएंगे, कितना रेडियस चेक कर पाएंगे? 1 से 7 mm तक। और ये किस गैप पे बना? जैसे एक ब्लेड मान लीजिए ये वाला मेरा है, अगर 1 mm का है, मतलब 1 mm रेडियस को चेक कर रहा है, R1 दिखाएगा। R1 का मतलब 1 mm के रेडियस को चेक कर रहा है। तो दूसरी ब्लेड कितनी को चेक करेगी? तो यह जो बनाया जाता है किस स्टेप में बनाया जाता है, क्या गैप रखा जाता है? तो अगर पहली ब्लेड R1 है तो दूसरी R1.5 होगी।
मतलब यह 1.5 mm की त्रिज्या को चेक करेगी। तीसरी ब्लेड जो होगी इसका क्या होगा, तो R2 होगा, मतलब यह 2 mm की रेडियस को चेक करेगी। इस तरह यह कहां तक बढ़ेगा, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 7 तक जाएगा पहले सेट में। ऐसे जब दूसरे सेट का होगा आपका, तो दूसरे सेट में जो ब्लेड होगा वह मिनिमम 7.5 से मापना शुरू करेगा। तो एक ब्लेड मान लीजिए R 7.5 है, दूसरा R8 हो जाएगा, तीसरा R8.5 हो जाएगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं 3 सेट पाया जा रहा है, एक 1 से 7 mm तक के लिए, एक 7.5 से 15, एक 15.5 से 25 mm के लिए। तो 1 से 25 mm तक हम देख सकते हैं इसकी रेंज है नॉर्मल वाले की। और दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि जैसे पहला ब्लेड है अगर 1 mm का रेडियस था, तो दूसरा 1.5 का है, तीसरा 2 का है, इनके बीच में गैप कितना आ रहा है, तो देखिए 1 से 1.5 जाएगा तो कितने का गैप आएगा, 0.5 का। 1.5 से 2 जाएगा तब भी गैप कितने का आएगा, 0.5 का। तो मतलब आप कह सकते हो कि जो नॉर्मल रेडियस गेज होता है उनमें जो स्टेप होता है वही, मतलब जो यहाँ पे दे रखा है ना स्टेप आप, कि किस स्टेप में बनाया जाता है, तो 0.5 mm का गैप रखा जाता है उनमें, तो 0.5 के स्टेप में बनाया जाता है। मतलब इनका स्टेप ऑफ कितना होता है, स्टेप ऑफ 0.5 mm नॉर्मल रेडियस गेज का, ठीक है। पर जब इंडिविजुअल का बात करेगा तो नॉर्मल वाले में क्या था, ये ग्रुप में बनाए जा रहे थे, सेट में बनाए जा रहे थे और एक ही में कई सारे पत्तियां लगी हुई थी। लेकिन इंडिविजुअल का मतलब एक के लिए एक ही रहेगा, जैसे कि आपको यहां सामने दिख रहा है यह इंडिविजुअल है, यह R15 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, R15 लिखा हुआ है, मतलब इसका रेडियस 15 को यह चेक कर सकता है, मतलब 15 रेडियस की 15 त्रिज्या को यह चेक कर सकता है, 15 mm की त्रिज्या को, किसको, 15 mm की त्रिज्या को। तो यह जो बाहर वाला हिस्सा है, कहीं पर भी कोई जॉब है मान लीजिए, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, तो यहां पे आंतरिक हो गया और यहां पर फिर ऐसे बाहर गोलाई ले लिया इसने, यहां आंतरिक हो गया और यहां पर बाहर गोलाई। तो जो इसका आंतरिक वाला रेडियस चेक करना होगा, तो यह वाला जो हिस्सा है इसका यहाँ अंदर चला जाएगा इसमें, तो ये आंतरिक रेडियस को चेक कर लेगा। और अगर यह बाहर रेडियस को चेक करना हो कि यह रेडियस कितना है, तो वह इस साइड से चेक किया जाएगा ना, यह वाला हिस्सा इसको उठाएंगे और ऐसे लगाएंगे, तो यह वाला जो हिस्सा है अगर कोई चीज है गोलाई में तो इसके अंदर चला जाएगा ना, तो बाहर रेडियस को यहाँ चेक किया जाएगा और आंतरिक को इधर वाले से चेक किया जाएगा। यह वाला हिस्सा अंदर चला जाएगा तो आंतरिक रेडियस को चेक कर देगा, इस वाले हिस्सा पे यह वाला सेट होगा तो यह बाहर रेडियस को चेक कर देगा। तो इस तरह से हमारा यह इंडिविजुअल गेज होता है जो बाहर रेडियस को चेक करता है, मतलब यह अकेले पाया जाता है, एक ही रहेगा, यह ब्लेड के ग्रुप के रूप में नहीं रहेगा। और इसकी खास बात कि यह कितने साइज तक पाया जाता है, जो इंडिविजुअल वाला होता है हमारा, इंडिविजुअल वाला जो होता है हमारा वह पाया जाता है 1 से 100 mm तक की साइज की रेंज में, इसकी रेंज होती है 1 से 100 mm, जबकि यह 1 से 25 ही था, वो भी 3 सेट में था। यह 1 से 100 mm की रेंज में होता है, कौन सा, इंडिविजुअल रेडियस गेज, ठीक है। और प्रत्येक स्टेप कितना होगा, तो 1-1 mm की गैप है, मतलब जैसे यह R15 है ना, इसके बाद अगला जो ब्लेड होगा वह R16 का होगा, इसके आगे R17 का होगा। कहने का मतलब है जो बनाया जाएगा हमारा इंडिविजुअल गेज, अलग अलग ऐसे ब्लेड बना होगा, तो सब ब्लेड अलग अलग होंगे। एक R1 का है, R1 से स्टार्ट होगा, R2, R3, R4, R5 ऐसे चला जाएगा, ठीक है, कहां तक, R100 तक, क्योंकि यह 1 से 100 mm तक की रेंज में बनाया जाता है। इनमें गैप देखिए R1 है, R2 है, दोनों के बीच में गैप कितना, 1 का है, R2 से R3 बीच में 1 का गैप, R3 से R4 बीच में 1 का गैप, मतलब ये जो किस स्टेप में बनाए जा रहे हैं, कितना गैप रखा जा रहा है, तो 1 mm का रखा जा रहा है। तो इंडिविजुअल का पूछा था इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्टेप ऑफ 1 mm। अगर यही आपका सिर्फ रेडियस गेज का पूछता, इंडिविजुअल नहीं लिखता, सिर्फ क्या लिखा होता, रेडियस गेज में आकार की सीमा क्या है, तब आप 0.5 वाला सही करते हैं। इसीलिए मैंने दोनों बताया कि कंफ्यूज नहीं हो, आपको दोनों चीजें क्लियर हो, ठीक है। आई थिंक आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की यहाँ पे। अगला देखिए क्या कह रहा है, शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए गेज कौन सा है। एक गेज यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है, ठीक है, यह फिगर में आपके नहीं दिया हुआ है, मैंने आपको समझाने के लिए लिया हुआ। ये चीज आपके क्वेश्चन में दे रखा है और पूछ रहा है कि यह जो है हमारा शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए, यह कह भी रहा है क्वेश्चन में कि शाफ्ट के बाहरी व्यास को चेक करेगा। वैसे भी हमने इसको बहुत पढ़ा है, पीछे के क्वेश्चन में आप देखते ही पहचान गए होंगे कि यह क्या है, हमारा रिंग गेज है। क्या है आपका, रिंग गेज है। अब कौन सा वाला है, गो वाला है या नो गो वाला है, तो मैंने आपको बताया था, फिगर भी दिखाया था कि एक रिंग गेज इस टाइप से होता है, दूसरा वाला इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, थोड़ा फिगर अच्छा नहीं बन रहा होगा तो उसको कंसीडर कीजिएगा। और बीच में सर्कुलर ग्रूव बना होता है और यहाँ पे हमारा नटलिंग किया गया होगा,
जिससे कि पकड़ मजबूत हो, इधर भी नर्लिंग किया गया रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। एक हमारा क्या होता है, एक जो है हमारा इस टाइप से छोटा होता है और एक लंबा होता है जिसके बीच में सर्कुलर ग्रूव कटा होता है। तो जो छोटा वाला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गो गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिंग वाला, रिंग गेज का गो गेज है। जो लंबा वाला जिसपे सर्कुलर ग्रूव कटा होता है, यह नो गो होता है, यह नो गो होता है। और जबकि मैंने बताया था प्लग मेजर सिस्ट का उल्टा होता है, प्लग गेज आंतरिक माप को चेक करता है, इसमें जो लंबा वाला होता है यह नो गो होता है, सॉरी उल्टा बोल दिया, जो इसमें लंबा वाला होता है यह गो होता है, और जो आपका छोटा वाला होता है यह नो गो होता है। इसका जस्ट उल्टा, इसमें लंबा वाला नो गो, उसमें लंबा वाला गो, इसमें छोटा वाला गो, उसमें छोटा वाला नो गो। देख रहे हैं ना, यह सिरा ज्यादा लंबा है और यह सिरा छोटा है, तो छोटा वाला नो गो और बड़ा वाला गो। तो ये फर्क है, इनको हमें ध्यान रखना, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो यहाँ पे ये पूछा था यह कौन सा है, तो रिंग गेज है। अब कौन सा वाला है, तो यह गो वाला है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन पहला है रिंग गेज गो। ठीक है, प्लग गेज तो भाई होगा नहीं, प्लग गेज आपका उधर अलग है, रिंग गेज नो गो, रिंग गेज नो गो लंबा वाला होता है, तो छोटा वाला यहाँ दे रखा है। ठीक है, इसका आसान पहचाने भी है कि सर्कुलर ग्रूव कटा होता है, जिस पर सर्कुलर ग्रूव कटा हो बीच में, वही हमारा नो गो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है, अब घर्षक स्टिक के साथ बेलनाकार सतह के प्रोफाइल को सही करने के लिए फिनिशिंग प्रक्रिया है। कौन सा हमारा फिनिशिंग प्रक्रिया होता है जिसमें, व्हाट इज द फिनिशिंग प्रोसेस, कौन सा फिनिशिंग प्रोसेस होता है जिसमें एब्रेसिव स्टिक होता है। क्या होता है आपका, एब्रेसिव स्टिक्स होते हैं। करेक्ट द प्रोफाइल ऑफ इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस, आंतरिक सिलिंड्रिकल सरफेस को चेक करने के लिए, सही करने के लिए। ठीक है, कह रहा ना इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस, ठीक है, आंतरिक। हिंदी में उतना से इन्होंने जो डाइवर्ट किया वो सही है नहीं, पर इंग्लिश देखेंगे तो समझ में आएगा। इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस, आंतरिक सरफेस को सही करने के लिए जो हमारी स्टिक होती है एब्रेसिव स्टिक के रूप में, तो किसका यूज किया जाता है। देखिए लैपिंग में हमारा कोई भी एब्रेसिव स्टिक नहीं यूज किया जाता। लैपिंग में तो हमारा लैपिंग व्हीकल होता है, और जो हमारा एब्रेसिव होता है वो पेस्ट के रूप में होता है, ना कि कोई स्टिक के रूप में होता है। तो यह होगा नहीं, होनिंग। ठीक है, होनिंग आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। और मैंने ये फिगर ले रखा, क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया था, मैंने लिया था आपको समझाने के लिए कि इसमें देखिए, यह देखिए जो डॉट डॉट दिखाया गया है आपके एब्रेसिव है, और किसके रूप में, स्टिक, एक छड़ी की तरह दिख रहा है ना, स्टिक के रूप में है। तो बॉन्डेड एब्रेसिव स्टोन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बॉन्डेड एब्रेसिव स्टोन भी इसको बोला जाता है, या फिर होन्स भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, होन्स भी बोला जाता है, या फिर यही हम कह सकते हैं इसको एब्रेसिव स्टिक, क्योंकि ये छड़ी की तरह लंबा लंबा दिख रहा है ना, देख रहे हैं, ये छड़ी की तरह लंबा लंबा बनाया गया, फिर इस टूल में लगा करके, फिर जो इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस होगी, आंतरिक सरफेस होगी बेलनाकार सतह की, आंतरिक होल का जो फिनिशिंग करना होगा तो हम इसका यूज करते हैं। तो हम देख रहे हैं स्टिक के रूप में लंबा लंबा दिख रहा है, या किसमें है, होनिंग वाले में है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, होनिंग। बाकी ग्राइंडिंग आप जानती हैं, ग्राइंडिंग व्हील होता है, उसमें फाइलिंग में फाइल होती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। कि कौन सा हमारा लैपिंग लैपिंग सामग्री की बात कर रहा है, कि जो हमारे लैप टूल होगा ना उसकी बात कर रहा है, कि जो हम लैप टूल बनाएंगे, आपको मालूम होगा कि भाई लैपिंग के लिए क्या होता है, एक हमारी लैपिंग प्लेट होती है, एक हमारी लैपिंग प्लेट होती है, और उस पर जो होते हैं हमारे एब्रेसिव पार्टिकल को पेस्ट के रूप में लगाया जाता है, जिससे कि यह इससे चार्ज हो जाए और दूसरी धातु को काट सके। और मैंने ये भी बताया था कि हमेशा यह ध्यान रखा जाता है कि जो हमारी लैपिंग प्लेट है यह हमेशा क्या रहे, जिस धातु को हमें काटना है या जिसकी हमें लैपिंग करनी है उसकी अपेक्षा यह हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए। जो हमारी लैपिंग प्लेट यूज करेंगे वह हमेशा जिस धातु की हमें लैपिंग करनी है उसकी अपेक्षा यह सॉफ्ट होना चाहिए, नरम होना चाहिए। नहीं तो अगर यह लैपिंग किए जाने वाले जॉब से अगर हमारा लैप प्लेट कठोर हो जाएगा तो यह उल्टा जो है उससे चार्ज होकर के जो हमारा एब्रेसिव है यह लैप को ही काट देगा, ना कि जाओ के काटेगा। इसीलिए हमें चीज ध्यान रखना होता है। तो ये जो लैपिंग प्लेट है हमारी किसकी बनाई जाती है, देखिए हम कास्ट आयरन वाला यूज करते हैं, कॉपर और ब्रास वाला यूज करते हैं, और एक और फेमस है हमारा लीड वाला। बाकी इनका नहीं, ये क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट इनका नहीं। मेन यूज किया जाता है कास्ट आयरन का, कॉपर एंड ब्रास का, और लेड मतलब शीशा का, इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए कास्ट आयरन सबसे अधिक यूज होने वाला है, सबसे अधिक यूज होता है कास्ट आयरन। यह बहुत आसानी से चार्ज भी होता है, तो कास्ट आयरन सबसे अधिक यूज होता है, लेकिन हर जगह हम उसका यूज नहीं कर सकते। कॉपर और ब्रास कब यूज करते हैं, जब हमें जहां पर लैपिंग अलाउंस अधिक हो। कहां पे यूज किया जाएगा, लैपिंग अलाउंस अधिक हो, जहां पर लैपिंग अलाउंस अधिक हो। लैपिंग अलाउंस का क्या मतलब होता है, लैपिंग अलाउंस का मतलब होता है
कि यह अधिक मटेरियल काटेगा। मतलब जो कॉपर और ब्रास का हमारी ये प्लेट बनी होगी, यह कास्ट आयरन की अपेक्षा अधिक मटेरियल काटेगी। तो जहां पे अधिक मटेरियल काटना होता है, अधिक मात्रा में धातु को काटना होता है, वहां पर हम क्या करते हैं, तेज कटिंग के लिए, जहां पे लैपिंग अलाउंस का वही मतलब ही हो गया, लैपिंग अलाउंस मतलब जहां अधिक मात्रा में धातु काटना हो, तब वहां पर हम क्या करते हैं, कॉपर एंड ब्रास का यूज करते हैं। क्वेश्चन में भी देखेंगे, ये पूछा आसान चार्जिंग, मतलब जो आसानी से चार्ज हो जाए। चार्ज होने का मतलब वही है कि लैपिंग प्लेट पे जो हमारे अब्रेसिव पार्टिकल थे, लैपिंग कंपाउंड था, उसको पेस्ट के रूप में लगा देना, जिससे कि ये कटिंग करने के लिए तैयार हो जाए। भाई सिर्फ प्लेट थोड़ी कटाई करेगी, प्लेट पे हम अब्रेसिव पार्टिकल को पेस्ट के रूप में चिपकाते हैं, उसको जब इस पे लगाया जाता है तो बोला जाता है यह प्लेट चार्ज हो गई। तो हमारी जो कॉपर एंड ब्रास की होती है लैप, वो आसानी से चार्ज हो जाती है। दूसरा क्या कहता है, रैपिड कटिंग। रैपिड कटिंग का मतलब तेजी से कटाई करने के लिए। और मैंने बताया कि जहां लैपिंग अलाउंस अधिक हो वहां पर कॉपर और ब्रास यूज करते हैं। लैपिंग अलाउंस का मतलब जहां तेजी से धातु को काटना हो। तेजी से धातु काटने का मतलब रैपिड कटिंग करनी हो, तेजी से मटेरियल को हटाना हो। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि भाई कॉपर एंड ब्रास। लेड वाला कहां यूज करते हैं, तो लेड वाला क्या है कि यह भी हमारा जो शीघ्रता से आसानी से चार्ज होता है ना, शीघ्रता से चार्ज होता है या आसानी से चार्ज होता है। और दूसरी चीज, इसका जो लेड वाला होता है ये छोटे सुराखों की लैपिंग के लिए, छोटे होल या सुराखों की लैपिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। लेड वाला यूज करते हैं, जब छोटे सुराखों की लैपिंग करना हो तब भी हम लेड वाला लैप यूज कर लेते हैं। या फिर आसानी से आपको चार्ज, हाँ एक चीज और है इसका ध्यान रखना है कि जो लेड होता है हमारा, जब यह खराब हो जाए, कहने का मतलब है जब लैप हमारा लेड वाला लैप हो और वो घिस जाए, तो इसको दोबारा फिर हम इसका प्रसार कर सकते हैं, मतलब इसे फिर फैला करके फिर से इसको यूज में ले सकते हैं। बाकी प्लेटों में क्या है कि घिस जाएंगी तो बेकार हो जाती हैं, लेकिन लेड वाले में हमें फायदा होता है कि अगर लेड का हमारा लैप है और अगर वह प्लेट हमारी घिस जाती है लेड वाली, तो हम उसे दोबारा फिर से उसका एक्सपेंशन, क्योंकि लेड है, शीशा है, यह आसानी से फैल जाता है, तो इसको दोबारा हम लोग इसका एक्सपेंशन करके, प्रसार करके दोबारा यूज में ले सकते हैं। ये फायदा है ना, इसका एक्सपेंशन किया जा सकता है घिसने पर। घिसने पर दोबारा एक्सपेंशन का मतलब प्रसार किया, फैलाया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सी लैप सामग्री सस्ती है और खराब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है? देखिए वही चीज आ गया, कौन सी लैप सामग्री जो है सस्ती है प्लस अगर खराब हो जाए तो विस्तार किया जा सकता है। खराब हो जाए का मतलब वही लैप प्लेट अगर हमारी घिस जाए तो हम उसको दोबारा से उसका विस्तार कर सके, एक्सटेंशन कर सके, जिससे कि वह यूज में आ जाए, क्योंकि जब घिस जाएगी तो कम हो जाएगा, फिर उसको हम दोबारा यूज में ला सके। तो कौन सा है, अभी मैंने आपको बताया लेड, शीशा, यहाँ पर लीड लिखा हुआ है, लेड आपका जो होता है शीशा जो होता है, मैंने भी आपको बताया कि छोटे सुराखों की लैपिंग करना हो, या फिर जब हमारा लैप जब घिस जाता है तो इसको हम लोग दोबारा फैला सकते हैं, इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, इसका विस्तार कर सकते हैं। किसका, जो लेड का हमारा लैप होगा, जो शीशे का लैप बना होगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको ब्रास और कॉपर वाला बता ही दिया, कास्ट आयरन का बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है, किस प्रकार की अपघर्षक सामग्री बाह्य रूप से कठोर और भारी स्टॉक हटाने के लिए उपयोग की जाती है? कि जो हमारा कठोर हो और भारी स्टॉक हटाने का मतलब अधिक मटेरियल, अधिक मात्रा में धातु को हटाए। इंग्लिश वाला देखिए, विच टाइप ऑफ अब्रेसिव मटेरियल इज एक्सट्रीमली हार्ड, मतलब एक्सटर्नली मतलब बाहरी रूप से, हार्ड मतलब कठोर हो, और यूज्ड इन लैपिंग फॉर हैवी स्टॉक रिमूवल, हैवी स्टॉक रिमूव करने के लिए, अधिक मात्रा में धातु को हटाने के लिए। तो ये वाली चीज आपको ध्यान होगा कि मैं बार बार बता रहा था कि जो हमारा सिलिकॉन कार्बाइड होता है, जहां भी अधिक मात्रा में धातु हटाने की बात आती है तो सिलिकॉन कार्बाइड को जो अब्रेसिव होता है यूज किया जाता है। जबकि अगर वही उच्च फिनिशिंग की बात आ जाए, अच्छी फिनिशिंग की बात आ जाए, उच्च कोटिंग की फिनिशिंग की बात करें, तब एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड किस लिए, उच्च कोटि की फिनिशिंग के लिए। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। और जब अधिक मात्रा में हमें मटेरियल हटाना हो तो वह सिलिकॉन कार्बाइड होता है। मैंने पहले भी बताया था आपको, सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है हमारा क्या होता है, यह हार्ड होता है। वही चीज लिखा है कि कठोर हो और भारी मात्रा में मटेरियल को होता है, तो वह हार्ड होता है और अधिक मात्रा में मटेरियल को हटाता है। हार्ड होने की वजह से क्या होता है, इसके ग्रेन जो होंगे, इसके जो ग्रेन होते हैं सिलिकॉन कार्बाइड के, वह तेज होते हैं, वह भंगुर होते हैं, क्योंकि भाई जो ज्यादा कठोर होगा तो उसमें ब्रिटलनेस का गुण आ जाएगा, तो भंगुर भी होता है। ठीक है,
बोरान कार्बाइड मैंने बताया था कि ये कठोरता में दूसरे नंबर पे आता है, कठोरता में डायमंड के बाद आता है, डायमंड के बाद आता है, ठीक है, मतलब दूसरे नंबर पे आता है। प्लस इसका यूज कहां करते हैं, महंगा होता है, बोरान कार्बाइड हमारा महंगा होता है, इसका यूज किया जाता है डाई व गेज की लैपिंग के लिए, डाई व गेज की लैपिंग। मैंने बताया था जो गेज वगैरह बनाए जाते हैं ना, जो आप पढ़ रहे थे, रिंग गेज, प्लग गेज, जो भी गेज पढ़ते, तो गेज वगैरह जो हमारे टूल बनाए जाते हैं तो उनकी लैपिंग के लिए बोरान कार्बाइड का अब्रेसिव यूज किया जाता है। डायमंड वाला, जो डायमंड होता है हमारा, ये छोटे सुराखों की लैपिंग के लिए, छोटे सुराखे या छोटे छिद्र, सुराख का मतलब क्या समझ रहे हैं, सुराख का मतलब होल से मतलब है, छिद्र से मतलब है, छोटे सुराखों की लैपिंग के लिए हम डायमंड यूज करते हैं। प्लस टंगस्टन कार्बाइड, नोट कीजिएगा इन सबको, टंगस्टन, इस पॉइंट को नोट कर लेंगे ना तो सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, इसको याद भी रखना है, सिर्फ नोट नहीं करना है। टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग करना हो या फिर सिरेमिक की, किसकी, सिरेमिक की, इन दोनों की लैपिंग के लिए भी डायमंड यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। एल्युमिनियम ऑक्साइड में आप लोग जानते होंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड में दो होता है, मैंने पहले बताया था, दोबारा इसलिए नहीं लिख रहा हूं भाई, दो होता है, फ्यूज्ड और अनफ्यूज्ड। जो फ्यूज्ड एल्युमिनियम होता है वो सॉफ्ट स्टील, माइल्ड स्टील और नॉन फेरस के लिए यूज किया जाता है, जबकि जो अनफ्यूज्ड एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है वह उच्च कोटि की फिनिशिंग के लिए यूज किया जाता है, अधिक मात्रा में धातु घिसने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड वाला दो टाइप का होता है ना, फ्यूज्ड और अनफ्यूज्ड। तो यहां क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कौन सा अपघर्षक डाई और गेज की लैपिंग के लिए उपयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया डाई गेज के लिए क्या होता है, बोरान कार्बाइड होता है, या कठोरता में डायमंड के बाद आता है। सिलिकॉन कार्बाइड अधिक मात्रा में धातु घिसने के लिए यूज किया जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड उच्च कोटि की फिनिशिंग के लिए किया जाता है। डायमंड आपका छोटे सुराखों की लैपिंग के लिए, या फिर टंगस्टन कार्बाइड और सिरेमिक के लिए यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पे चलेंगे, पीछे मैं बता चुका हूं इसके बारे में। टंगस्टन कार्बाइड के, इसलिए मैं कह रहा था ना, जो मैंने पीछे क्वेश्चन बताया था वहां पे जो डिटेल बताया उसको नोट कीजिए, याद कर लीजिए, सब क्वेश्चन आसानी से करेंगे। देखिए यहां भी वही पूछ दिया, टंगस्टन कार्बाइड के लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में सबसे कठोर कौन सा है। ठीक है, कि सबसे कठोर हो और टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग करता हो, दोनों चीज कह रहा है कि कौन सा इनमें से अपघर्षक है जो सबसे अधिक कठोर है, प्लस टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग के लिए यूज किया जाता है। तो आपको मालूम है कि सबसे अधिक कठोर डायमंड होता है। सबसे अधिक कठोर क्या होता है, डायमंड होता है। डायमंड के बाद दूसरे नंबर पे हमारा बोरान कार्बाइड आता है, सबसे अधिक डायमंड होता है। प्लस मैंने बताया टंगस्टन कार्बाइड और सिरेमिक की लैपिंग के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा भी था टंगस्टन कार्बाइड, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए अपघर्षक का नाम बताइए। देखिए छोटे छिद्रों की बात कर दिया, अगर लैब की बात कर रहा होता कि भाई अगर छोटे छिद्र का हमें फिनिशिंग करना है तो कौन सा लैब का मटेरियल यूज किया जाएगा, तो लैब में आपको मालूम है हमारा कास्ट आयरन होता है, ब्रास होता है हमारा, ठीक है, कॉपर और ब्रास, और उसके बाद लेड वाला मैंने बताया था छोटे छिद्रों के लिए। जो लैपिंग प्लेट की बात करें जो होगा, पर उसपे जो अब्रेसिव पार्टिकल लगाया जाएगा, लैपिंग कंपाउंड लगाया जाएगा, तो वह किसका होगा, तो उसके लिए मैंने बताया जो डायमंड होता है। डायमंड छोटे छिद्रों की लैपिंग के लिए क्या यूज किया जाता है, डायमंड यूज किया जाता है। टंगस्टन कार्बाइड सिरेमिक के लिए, प्लस छोटे छिद्रों की अगर लैपिंग करना हो रोटरी लैपिंग में, क्योंकि छोटा छिद्र का लैपिंग करना है तो वहां पे रोटरी लैपिंग यूज किया जाएगा, तो उसमें जो होगा हमारा डायमंड के अब्रेसिव यूज किए जाते हैं। बाकी इन तीनों को आप जानते हो कहां यूज किया जाता है, मैंने पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है लैपिंग व्हीकल का उद्देश्य क्या है। लैपिंग व्हीकल क्या है, हल्का से इसको देख लीजिए आप लोग ना, लैपिंग व्हीकल क्या होता है। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, ठीक। लैपिंग व्हीकल, देखिए जो लैपिंग होता है हमारा, तो आपको मालूम है उसमें एक हमारी क्या होती है, लैपिंग प्लेट होती है। लैपिंग प्लेट होती है, लैपिंग प्लेट पे हम लोग लगाते हैं क्या, अब्रेसिव पार्टिकल को, इस पे पेस्ट के रूप में लगाते हैं, तो बोला जाता है कि लैपिंग प्लेट हमारा चार्ज हो गया। ठीक है, उसी को चार्जिंग मटेरियल बोलते हैं। जो अब्रेसिव पार्टिकल हम पेस्ट के रूप में यूज करते हैं उसी को चार्जिंग मटेरियल बोलते हैं। तो जो मान लीजिए हमारी लैपिंग प्लेट हो गया, लैपिंग व्हीकल क्या है इसके बारे में बात करना है ना। तो इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, लैपिंग कंपाउंड लगाते हैं, उसको दरअसल क्या बोला जाता है, लैपिंग कंपाउंड। लैपिंग कंपाउंड को कहां लगाते हैं, लैपिंग प्लेट पे लगाते हैं। अब लैपिंग कंपाउंड क्या होता है, तो लैपिंग कंपाउंड में हमारा होता है
अब्रेसिव पार्टिकल, अब्रेसिव पार्टिकल, अब्रेसिव पार्टिकल मतलब वही जो आपका सिलिकॉन कार्बाइड है, डायमंड है, आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड है, बोरान कार्बाइड, मतलब उसके छोटे छोटे कण होते हैं जो कि तीक्ष्ण धार वाले होते हैं, जो कटाई करने का काम करते हैं, वही हमारे अब्रेसिव पार्टिकल होते हैं। तो लैपिंग कंपाउंड में क्या होगा, तो अब्रेसिव पार्टिकल होता है प्लस, भाई सिर्फ अब्रेसिव पार्टिकल काम नहीं चलेगा ना, वैसे क्या होगा, अब्रेसिव पार्टिकल यहाँ रख दोगे प्लेट पे तो कहीं एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो हमारी यह जो अब्रेसिव पार्टिकल है एक जगह इकट्ठा ना हो, प्लेट पर एक दूसरे से बराबर दूरी पर बने रहे, एक दूसरे के साथ इकट्ठा ना हो, इसके लिए क्या यूज किया जाता है, लैपिंग व्हीकल, लैपिंग व्हीकल। ठीक है, वही पूछा था ना, ठीक है, लैपिंग व्हीकल, ये दोनों हो गए हमारे। ठीक है, मतलब जो लैपिंग कंपाउंड है वही पेस्ट के रूप में होता है जिसको हम लोग लैपिंग प्लेट पे लगाते हैं इसको चार्ज करने के लिए, जिससे कटाई की जाती है। तो लैपिंग कंपाउंड के अंदर क्या होता है, तो उसमें अब्रेसिव पार्टिकल होता है। अब्रेसिव पार्टिकल मैंने बताया किसका हो सकता है, आपका जो जो सिलिकॉन कार्बाइड था, सिलिकॉन कार्बाइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड या डायमंड, उनके पार्टिकल हो जाएंगे महीन प्लस अब इसको किसमें मिलाएंगे, तो इसको ऑयल में मिला सकते हैं, ग्रीस में मिला सकते हैं, उनमें मिला करके इनका पेस्ट बनाया जाएगा। क्योंकि सिर्फ अब्रेसिव पार्टिकल रहेगा तो भाई कहीं बुरादे की तरह तो छिटक जाएगा ना, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको ऑयल में या ग्रीस में मिलाते हैं। तो जो ऑयल या ग्रीस होता है उसी को लैपिंग व्हीकल बोलते हैं। व्हीकल मतलब ले जाने वाला, किसको ले जाएगा, अब्रेसिव पार्टिकल को ले जाएगा। तो यह जो होगा हमारा क्या हो सकता है, लैपिंग व्हीकल, ऑयल हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ऑयल या ग्रीस में मिला करके फिर हम इसका दोनों को, मतलब भाई जो अब्रेसिव पार्टिकल हो गए उसको ऑयल या ग्रीस में मिला करके उसका पेस्ट बनाया, उसी को बोलेंगे लैपिंग कंपाउंड, और उसको यहाँ पे लगाया जाता है। तो ये लैपिंग व्हीकल का काम क्या था, तो लैपिंग व्हीकल ने क्या किया, इसने अब्रेसिव पार्टिकल को, इनका काम होता है कि जो अब्रेसिव पार्टिकल है इनको एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखें। ऐसे अब्रेसिव पार्टिकल एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो अब्रेसिव पार्टिकल एक जगह इकट्ठा ना हो इसके लिए उन्हें तेल या ग्रीस में मिलाते हैं, जिससे वो उचित दूरी पे बने रहते हैं। जैसे बियरिंग में होता है ना, जो बॉल होते हैं बियरिंग में, बॉल एक जगह इकट्ठा ना हो, एक दूसरे से उचित दूरी पर है, उसके लिए वहां पे केज या रिटेनर यूज किया जाता है, केज या रिटेनर यूज किया जाता है। सेम वही काम यहाँ पर भी है कि जो यहाँ पर अब्रेसिव पार्टिकल लैपिंग में है वह एक जगह इकट्ठा ना हो जाए, उसके लिए लैपिंग व्हीकल यूज किया जाता है। लैपिंग व्हीकल के रूप में ऑयल या ग्रीस यूज करते हैं, और यह इनको एक जगह इकट्ठा भी नहीं होने देता है, प्लस कटाई क्रिया को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि भाई यही मेन काम है जो इनको अब्रेसिव पार्टिकल को पकड़ रखा है। तो कटाई को भी कंट्रोल करेंगे, प्लस ये ऑयल या ग्रीस के रूप में है तो ये थोड़ा बहुत लुब्रिकेटिंग का भी काम कर देते हैं। तो इसीलिए यहां पर देखेंगे ऑप्शन नंबर जो है रेगुलेटिंग कटिंग एक्शन एंड लुब्रिकेंट सरफेस, मतलब काटने की क्रिया को तो हमारे उसको विनियमित करते ही है, साथ में सतह को चिकनाई भी, लुब्रिकेट का भी काम कर लेते हैं। कौन, लैपिंग व्हीकल। लैपिंग व्हीकल के रूप में क्या है मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो लैपिंग व्हीकल से क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान देना कि लैपिंग व्हीकल है क्या चीज, वो है जिसमें मिला करके हम अब्रेसिव पार्टिकल को पेस्ट के रूप में बनाते हैं। ठीक है, इसमें आपका ऑयल होता है, ग्रीस होता है, तो ये सब चीजें होती हैं, इनका भी अलग अलग होता है। जैसे सोल्यूबल ऑयल और बेंटोमाइट होता है, क्या होता है, सोल्यूबल ऑयल और बेंटोमाइट, इन दोनों का जो यूज किया जाता है ना, सोल्यूबल आयन और बेंटोमाइट का, इनका यूज किया जाता है कापर और उसके एलॉय के लिए, कापर व उसके एलॉय के लिए, या फिर कह लीजिए नॉन फेरस के लिए। किसके लिए, नॉन फेरस मेटल के लिए इस लैपिंग व्हीकल का यूज करते हैं, सोल्यूबल ऑयल या बेंटोमाइट का। ग्रीस वाला लैपिंग व्हीकल कहाँ यूज करते हैं, तो ऑयल या ग्रीस वाले जो हमारे लैपिंग व्हीकल होते हैं इनका यूज किया जाता है फेरस मेटल के लिए। किसके लिए, फेरस मेटल के लिए। तो इससे भी क्वेश्चन आता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि सोल्यूबल ऑयल या बेंटोमाइट जो होता है हमारा, वह कॉपर या उसके अलावा हो या नॉन फेरस हो, उनके लिए यूज किया जाता है लैपिंग व्हीकल। और ऑयल या ग्रीस वाला लैपिंग व्हीकल कहाँ यूज किया जाता है, फेरस मेटल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और इसमें थोड़ी सी पॉइंट वाली चीजें थी जिनको आप अपने कॉपी पे जरूर नोट कीजिएगा और उन्हें याद रखिएगा, जिससे कि आपको दोबारा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको बिल्कुल आसानी हो। तो फिर आगे के जो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।